बच्चों ये 2 मार्क्स का मैप भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे कॉटन फैक्ट्री थी, उसके लिए उनको किसकी जरूरत होती है? इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? ब्रिटिशर्स जब आए थे तो आपको पता है उन्होंने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। वो पॉलिसी कौन सी थी? हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री, द नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाया था और उसी को नेशनलिज्म वहां भी था बट वो यूरोप में था और जब हम करने जा रहे हैं तो ये इंडिया में है। तो अब हम इस चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया में ये देखेंगे कि हमारे अपने देश में जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, फीलिंग ऑफ वननेस, वो कैसे स्टार्ट हुई। और साथ में वहीं से, बिकॉज मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में अपने, जब मैंने आपको सोशल साइंस सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था कि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी कनेक्टिविटी में हम देखते हैं कि किस तरह से जो लास्ट टॉपिक था नेशनलिज्म इन इंपीरियलिज्म, तो इंपीरियलिज्म मैंने आपको बताया था साम्राज्यवाद। जब यूरोप के अलग अलग देशों ने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया तो इंडिया भी उनकी अपनी कॉलोनी थी। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम गांधी जी, जब गांधी जी इंडिया में आए उसके बाद उन्होंने किस तरह से हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। और ये सब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हाई प्रोफाइल के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं हाई प्रोफाइल वो चैनल है जो सिर्फ आपको ही नहीं आपके पेरेंट्स को भी बहुत सारी जानकारी देता है। और जैसे कि जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बिहेवियर मैनेजमेंट, स्ट्रेच मैनेजमेंट और बहुत कुछ। तो बच्चों इसी चैनल के माध्यम से चलिए आज हम अपने चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 द नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करते हैं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसा कि आपको पता है कि नेशनलिज्म इन इंडिया में मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है इसमें हम देखने जा रहे हैं भारत में, इंडिया में किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई। तो बच्चों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधी जी आप सब जानते हैं गांधी जी के बारे में और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। गांधी जी को हम क्या कहते हैं, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो गांधी जी जब इंडिया में आए तो वो कहाँ थे मैम? वो इंडिया में नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में थे। तो जब जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ का पूरा माहौल देखा तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, हमारे भारतीय भाई बहनों को पराधीनता से क्या दिलाऊंगा, मुक्ति दिलाऊंगा। तो बच्चों ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें हम देखेंगे गांधी जी के आने के बाद कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। और साथ में बच्चों मैं हमेशा आपको कहती हूं कि सोशल साइंस जो है और स्पेशली जो हिस्ट्री के इवेंट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपको याद हो क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसके पार्ट थे। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट है आफ्टर द अराइवल ऑफ द गांधी जी, कि गांधी जी जब यहाँ आते हैं तब कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। तो चलिए आइए इसे हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1914 में और एंड हुई थी 1918 में। ठीक है, तो मैम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमसे क्या लेना देना, हम तो खुद ही ब्रिटिशर्स के अंडर में एक कॉलोनी थे। लेकिन बच्चों जैसा कि आपको याद है क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? एलाइज एंड एक्सिस के बीच में। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो एलाइज कंट्रीज का एक पार्ट थे और बीइंग उनकी कॉलोनी हम लोगों यानी कि हमारे यहाँ के लोगों का भी ना चाहते हुए भी उसमें पार्टिसिपेशन था और वहां का जितना भी इंपैक्ट हुआ वो इंडिया में पड़ा। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 से 1918 तक जब ये वॉर चल रही थी तो इसने क्या किया, इसने एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट किया। मींस इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया, बहुत बड़े वर्ड्स लग रहे होंगे, यानी कि जो हमारी भारत की आर्थिक और राजनीतिक एनवायरमेंट था उसमें बहुत बड़ा प्रभाव डाला। और बच्चों ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या इंपैक्ट डाला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे इंडिया में? तो इससे क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ, ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। ओके, यानी कि युद्ध के ऊपर, डिफेंस पर्पस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा। अब ब्रिटिशर्स खुद वहां से तो लाए नहीं थे, अल्टीमेटली वो सारा खर्च किसे ढोना पड़ा? हमें ढोना पड़ा। ठीक है, तो वॉर लोन्स ज्यादा हो गए, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी। ओके, नए नए इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए, यानी कि वो भारतीयों के ऊपर तरह तरह के कर लगाने लगे ताकि जो उनके ऊपर लोन हो गया था, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसका पूरा असर किस पे आया? हम पे आया, हमारे देश पर आया, हमारे देश वासियों पे आया। तो ये था फर्स्ट
पॉइंट, और इसे आप इस वाले ये जो मेन है ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंसेस, इससे आप लर्न कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि हिस्ट्री को ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती है, आप उसके कंटेंट को समझिए और उसके अकॉर्डिंग लिखिए। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर से, ये जो पॉइंट्स है ये सिर्फ एक पॉइंट्स है, इनको आप लर्न कर ले और इसके बाद एक्सप्लेनेशन आप खुद से करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं इसी में नीचे शेयर कर दूंगी, जाइए और देखिए कि किस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या करना शुरू किया, क्योंकि वॉर में उनको सोल्जर्स को सप्लाई करना था, उनके पास सैनिक थे नहीं, तो उन्होंने फोर्सफुल रिक्रूटमेंट किया रूरल एरिया से, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया। बिकॉज हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर, भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है ना, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो उस टाइम पे तो मोर देन 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज थी। अब ये ब्रिटिशर्स आते थे, जबरदस्ती कहते थे नहीं 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 चलो तुम्हें जबरदस्ती हम सेना में भर्ती करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यानी कि एडमिट करना, फोर्सफुली जबरदस्ती किसी को भर्ती करना, समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से अब इसके बाद क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में एंड हुआ, तो 1918, 19, 2021 यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप फेल्ड हो जाती है, तो शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियस है कि जब प्रोडक्शन कम होगा तो खाने की कमी हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो लोगों में ये सब, और ऑब्वियस है कि खाली जब खाने की कमी होती है तो हम कहते हैं अकाल पड़ गया, और इसकी वजह से बहुत सारी महामारियां आती हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए उस टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ये आया 1921 में, 1920 से 21 में, जिसमें 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे वो पूरी तरह से यानी कि उनकी डेथ हो गई और पूरी तरह से एपिडेमिक फैल गया। आपको पता है अभी कोविड आया था 2020 में, तो इसी तरह हर 100 साल कोई ना कोई महामारी आती है, तो आप इसको इससे लिंक कर सकते हैं कि किस तरह से उस टाइम महामारी फैली और उसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलेशन भी बहुत नेगेटिव हो गई थी। 1921 के ईयर को हम पॉपुलेशन डिवाइड ईयर कहते हैं, उस टाइम जो डेथ रेट थी वो भी बहुत ज्यादा थी। तो ये सब जो थे बच्चों, ये सब क्या थे, इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट हुआ इंडिया में और इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है बच्चों। अब महात्मा गांधी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, हम यहाँ पर बेसिकली कौन सा फेज देख रहे हैं इस चैप्टर में, हम देख रहे हैं महात्मा गांधी के आने के बाद क्या हुआ। तो महात्मा गांधी के आने के बाद उन्होंने हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक कमान को संभाला और वो फिर आगे बढ़े और उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, जिसमें बेसिकली 2 मूवमेंट्स ऐसे हैं जो हम बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर गांधी जी आते हैं। गांधी जी कहां से आते हैं? गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं और साउथ अफ्रीका में भी वो वहां पे एक्टिव थे। आपको पता है वहां पे भी रंग भेद की नीति थी। तो याद आया क्लास 9 का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जिसमें आपने देखा था कि किस तरह से वहां पर अपार्थाइड की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो गांधी जी जब इंडिया आए जनवरी 1915 में, तो गांधी जी इंडिया लौटते हैं जनवरी 1915 में, तो वो अपने साथ क्या लेकर आते हैं? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य का मीनिंग क्या होता है? ट्रुथ, ठीक। तो उन्होंने ये कहा सच्चाई में बहुत शक्ति होती है, ठीक। और उन्होंने कहा हमें किसकी खोज करनी चाहिए, किसके लिए आग्रह करना चाहिए? सच के लिए आग्रह करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इनका आइडिया था सत्याग्रह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी का बेसिक जो आइडिया था, एक वेपन था, एक टूल था, है ना। गांधी जी आपको पता है हमेशा कहते थे अहिंसा, है ना, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें बिना किसी फिजिकल फोर्स के। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी यही कहा कि यदि आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, यदि आपका कॉज बहुत ट्रू है, आपका स्ट्रगल जो है वो अन्याय, इनजस्टिस के अगेंस्ट है, ठीक है, तो फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब यानी कि जब आप एक सच्चाई के लिए लड़ रहे होते हैं तो आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं होती है। आप सामने वाले को, जो आपको ऑप्रेस कर रहा है ना, जो दमन कर रहा है, उसको ये रियलाइज करवाइए कि आप गलत कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो उन्होंने यही कहा कि फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है ऑप्रेसर के साथ लड़ने के लिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि बिना किसी एग्रेसिव के हम क्या कर सकते हैं, बैटल को जीत सकते हैं। और वो मेथड कौन सा था? गांधी जी ने कौन सा मेथड बताया? दिस वॉज द मेथड। और सत्याग्रह क्या था? आइडिया था। ये मेथड था और ये क्या था? ये आइडिया था, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने कहा नॉन वायलेंस, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ द वायलेंस यू कैन विन द वॉर, ओके। और इस स्ट्रगल, मतलब ये जो उन्होंने लड़ाई थी, इसी मेथड को यूज करके आपको अल्टीमेटली क्या मिलती है?
विक्ट्री, जीत मिलती है। ओके, और महात्मा गांधी मानते थे कि ये जो धर्मा है, यानी कि इसको नॉन वायलेंस को उन्होंने एक धर्मा बोला। ओके, तो उन्होंने कहा इससे एक और चीज होगी, क्या होगी? यूनाइट ऑल इंडियंस। आपको मैंने बताया था ना, नेशनलिज्म इन यूरोप में, कल्चरल नेशनलिज्म, कलेक्टिव बिलोंगिंग, लोगों को एक साथ जोड़ने की भावना, नेशनलिज्म। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो धर्मा है नॉन वायलेंस का, ये क्या करेगा? पूरे इंडियंस को यूनाइट करेगा। तो ये आइडिया लेकर महात्मा गांधी इंडिया में आए और उन्होंने इस आइडिया को क्या किया? आते ही महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले लोकल इश्यूज पर एक्सपेरिमेंट किया। अब ऐसा नहीं भाई गांधी जी आते हैं जनवरी 1915 में और वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, चलो अंग्रेजों के खिलाफ, नहीं, पहले उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि सत्याग्रह क्या है, मेरा मेथड जो है नॉन वायलेंस का क्या है, और वो भी उन्होंने नेशनल, यानी कि पूरे देश में अपना इस मेथड का एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो सबसे पहले उन्होंने 3 लोकल इश्यूज लिए, ठीक है, और ये 3 लोकल इश्यूज क्या थे? ये 3 लोकल इश्यूज थे उनके, चंपारण, बिहार, यानी कि गांधी जी सबसे पहले मतलब 1915 में आए, उन्होंने पूरे इंडिया में जो भी चल रहा था, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, ब्रिटिशर्स के जो रूल्स थे, लॉज थे, उनको देखा, लोगों को समझा, बहुत जगह यात्राएं की, ठीक है। तो उन्होंने 1915-16 में ये किया। फिर 1917 में वो चंपारण गए। चंपारण कहाँ है? बिहार में। बच्चों ये 2 मार्क्स का मैप भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसमें ये जो 3 प्लेसेस है इनको लोकेट करने के लिए आता है, जहां पर गांधी जी ने अपने आइडिया को, यानी कि अपने सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट को इंप्लीमेंट किया था। तो ये भी मैप में लोकेट करना, जब मैं आपको मैप समझाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चंपारण बिहार में 1917 में वो ट्रेवल करते हैं, जाते हैं बिहार में। चंपारण नाम का एक गांव होता है और वहां पर वो किसके लिए लड़ते हैं? पीजेंट्स के लिए, यानी कि स्मॉल फार्मर्स के लिए। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो लोग बहुत परेशान थे। प्लांटेशन सिस्टम। अब मैम ये प्लांटेशन सिस्टम क्या होता है? जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो एज अ क्या आए थे? एज अ व्यापारी, है ना, ट्रेड करने आए थे। तो उनका मेन मोटिव यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट कमा सके। और उन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर का सिस्टम भी, प्लांटेशन मतलब सिंगल क्रॉप, एक ही तरह की क्रॉप को जब बहुत लार्ज एरिया में लगाया जाता है, जैसे टी प्लांटेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, है ना, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन। तो एक ही फसल की जब बहुत बड़े लार्ज स्केल पर खेती की जाती है तो उसको प्लांटेशन बोलते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी पता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि किस तरह से वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप हो चुकी थी। तो उसके लिए, जैसे कॉटन फैक्ट्री थी, उसके लिए उनको किसकी जरूरत होती है? इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? नील डाई, ब्लू डाई, नीले कलर की डाई जो होती है। तो यहां पर वो क्या कर रहे थे कि ब्रिटिशर जबरदस्ती हमारे पीजेंट से कह रहे थे कि आपको क्या उगाना है? इंडिगो। इंडिगो प्लांटर्स थे ये कौन से प्लांटर्स थे? इंडिगो प्लांटर्स थे। तो इनको जबरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए कहते थे। ये नहीं करना चाहते थे, बिकॉज आपको पता है कि हमारे यहाँ के जो किसान है वो सब्सिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, उनको अपने लिए जो जरूरत की चीजें थी वो उगानी थी, लेकिन जबरदस्ती। तो उन्होंने उनके इस कॉज को, उनके इस कारण के लिए क्या किया? सत्याग्रह किया, बिना किसी वॉयलेंस को यूज कर उन्होंने वहां पर उनको सपोर्ट किया और उसमें उनको सफलता भी मिली। तो ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें उन्होंने अपनी टेक्निक को इंप्लीमेंट किया। अब दूसरा है खेड़ा इन गुजरात। उसी सेम ईयर में महात्मा गांधी खेड़ा जाते हैं, गुजरात का ही एक गांव है। यहाँ पे जो पीजेंट है यानी कि फार्मर्स, वही किसान, वो किसका डिमांड कर रहे थे? रिलैक्स्ड ऑफ द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने तरह तरह के टैक्सेस इंप्लीमेंट किए थे। क्लास 8 में आपने पढ़ा था, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ठीक है। तो उनको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था, लेकिन उतनी उनकी फसल नहीं होती थी, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था। तो वो लोग चाहते थे कि हमें हमारे जो टैक्सेस है वो वेव ऑफ हो जाए, यानी कि वो क्या हो जाए? उनको माफ कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी ने उनके इस कॉज को, ठीक है, लिया और यहाँ पर सत्याग्रह किया खेड़ा में, जो गुजरात में है, ठीक है। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। और यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर से कहा कि आपको इनके टैक्सेस को वेव ऑफ यानी माफ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर भी उनको सक्सेस मिलती है इस लोकल मूवमेंट में। ये तीनों लोकल मूवमेंट है और बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आता है कि मेंशन एनी 3 लोकल मूवमेंट टेकन अप बाय द महात्मा गांधी, है ना, टू एक्सपेरिमेंट द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह। तो आप ये तीनों ही मूवमेंट को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी महात्मा गांधी की टेक्निक। तो बच्चों ये जो चंपारण इन बिहार, खेड़ा इन गुजरात, और अब हम चलते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं। यहाँ पे भी वो सत्याग्रह मूवमेंट किसके लिए करते हैं? होम कॉटन मिल वर्कर। क्यों करते हैं? हायर वेजेस के, दैट इज डिमांड के लिए। बिकॉज आपको पता है एक्सप्लॉयटेशन होता था, वर्किंग आवर्स ज्यादा थे, वेजेस कम थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे वेजेस को बढ़ाया जाए, हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए बच्चों। तो ऑब्वियसली उन्होंने ये वाला कॉज लिया और इसके
लेकर उन्होंने सत्याग्रह किया। तो इस तरह से ये जो 3 लोकल इश्यूज थे, है ना, ये जो 1, 2 एंड 3, तो ये 3 जो लोकल इश्यूज थे, इन लोकल इश्यूज को महात्मा गांधी ने एज ए अपनी टेक्निक को एक्सपेरिमेंट भी किया लोकल लेवल पर, और उनको इन तीनों में ही जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में, उसमें उनको सक्सेस मिली। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने जो अपना आइडिया था उसको एक्सपेरिमेंट किया उसका, और 3 पॉपुलर उनको किया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमने इम्पैक्ट देख लिया। अब हमने इसके बाद देखा कि किस तरह से महात्मा गांधी का जो आइडिया था सत्याग्रह, उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब उसी बीच जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है, खत्म होता है 1918 में, तो ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि धीरे धीरे कर ब्रिटिशर्स को लगने लगा, अरे ये भी, यानी कि जो इंडियंस जिन्हें हम ऐसे ही अनसिविलाइज्ड और पता नहीं क्या क्या समझते थे, ये भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, चलो इनकी लगाम कसी जाए। तो भारतीयों की लगाम कसने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया। ठीक है, एक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्ट का मतलब होता है लॉ, कानून बनाया, और इसका नेम क्या था? इसका नेम था रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट था। ये जो था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल कौन थे? ब्रिटिशर्स। इंपीरियल कौन थे बच्चों? ब्रिटिशर्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक एक्ट, एक लॉ, एक कानून पास किया। ठीक है, और ये जो कानून था, ऑब्वियस है कि जितने भी इंडियन मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे अभी हमारा पार्लियामेंट होता है, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स भी, आपको पता है, रूल कर रहे थे। तो उनका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जहां पर वो लॉज बनाते थे, वो लोग क्या कर रहे थे? तो उसमें कुछ इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने अपोज भी किया कि ऐसा एक्ट नहीं बनना चाहिए। बट मैम, ये एक्ट था क्या? ये एक्ट था नो वकील, नो अपील, नो दलील। अरे ये क्या है? यही एक्ट है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। रॉलेट एक्ट, यानी कि जिसमें ब्रिटिशर्स ने कहा, क्या कहा कि गवर्नमेंट जो है, यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी? वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए क्या करेगी? जो लोग पॉलिटिकल यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको 2 साल के लिए कहां डाल देगी? जेल में डाल देगी। समझ में आया? तो यहां पर इस एक्ट के थ्रू अब जो गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिशर्स जो थे, उनके पास बहुत पावर आ गई थी कि वो सप्रेस कर सके, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है, जिनको अरेस्ट किया जाता है, उनको विदाउट ट्रायल। अच्छा बच्चों, आपको पता है ट्रायल क्या होता है? ट्रायल एक लीगल प्रोसीजर होता है। जैसे कि अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, तो विद इन 24 आवर्स आपको उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है, और कोर्ट डिसाइड करता है कि वो पर्सन जो है वो गिल्टी है या नहीं है। ओके, तो यहां पे ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, कोई कोर्ट वगैरह नहीं जाएंगे। पुलिस क्या करेगी? 2 साल के लिए उसको पहले अंदर रखेगी। तो ये जो लॉ था, ये एक ब्लैक एक्ट बोला गया इसे, है ना, काला कानून था। अब इसमें इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो रॉलेट एक्ट है, इसका मतलब क्या है? नो अपील, आप अपील नहीं कर सकते, यानी ट्रायल नहीं होगा। अपील कहां करते हैं? कोर्ट में। नो अपील, नो वकील, मतलब आप लॉयर हायर नहीं कर सकते। नो दलील, दलील मींस आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपके पास ये राइट ही नहीं है। तो नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है, ये था रॉलेट एक्ट। समझ में आया? तो ये जो एक्ट था, ये ब्रिटिशर्स ने पास कर दिया 1919 में। अब गांधी जी ने कहा, और गांधी जी और दूसरे अदर जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे, उनको लगा ये तो एक्ट जो है ये बहुत ही खराब है। इससे तो पॉलिटिकल, कोई भी अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जरा सी भी आवाज उठाता है, तो वो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के सर्टिफिकेशन के, किसी को भी 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा? नेशन वाइड सत्याग्रह। मैंने आपको बताया था ना, पहले उन्होंने लोकल एक्सपेरिमेंट करे 17 और 18 में। ठीक है, अब गांधी जी को लगा कि ये टाइम आ गया है कि पूरे देश में हमें सत्याग्रह करना है ना, हमें अपने सच के लिए लड़ना है। और किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। प्रपोज लॉ क्या था? प्रपोज लॉ क्या था? रॉलेट एक्ट था। ठीक है, तो गांधी जी चाहते थे कि हम क्या करें, ये जो लॉ बना है, तो उन्होंने 6 अप्रैल 1919, ये जो 6 अप्रैल 1919 को कहा हम क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। ठीक है, और ये जो हड़ताल थी, ये हड़ताल गांधी जी ने रखी किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट ऑफ द रॉलेट एक्ट। ठीक है, गांधी जी ने कहा ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि जो रॉलेट एक्ट था, उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने डिसाइड किया। अब उसका देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, यानी कि वो जो रॉलेट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया, तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया। महात्मा गांधी ने कहा कि हम 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करेंगे, क्योंकि ये लॉ मैंने आपको समझाई दिया है कि रॉलेट एक्ट क्या है ना। तो यहाँ पे हम देखते क्या क्या हुआ। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया बहुत सारी अलग अलग शहरों में, भारत के जो अलग अलग शहर थे, वर्कर्स जो थे वेरियस सिटीज में, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, स्ट्राइक, वर्कर
वर्कर्स चले गए, ठीक है, रेलवे वर्कशॉप के वर्कर्स, शॉप्स को क्लोज कर दिया गया, और जो भी पॉपुलर यानी कि लोग जो थे वो रिवॉल्ट कर रहे थे, है ना, तो क्या किया गया, जितनी भी लाइंस थी कम्युनिकेशन की, जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ, आपको पता है ना हम इनको क्या बोलते हैं, लाइन, मतलब लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो इसके जितने भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मीन्स थे उनको डिस्टर्ब किया गया। अब ब्रिटिशर को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत हिम्मत बढ़ गई है इन लोगों की, तो इनको क्या करना होगा, इनको हमें रोकना होगा। तो उन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हमें इसको क्लैम्प डाउन करना होगा, नेशनलिस्ट को, जो इनमें बहुत देशभक्ति की भावना आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको उठाना शुरू किया। उठाना मतलब ऐसा नहीं गोदी में उठाना शुरू किया, यानी उनको जेल में डालना शुरू किया, ठीक है। तो लोकल लीडर्स को पिकड अप किया गया, और कुछ लीडर्स जो थे वो अमृतसर से थे, और इवन उन्होंने महात्मा गांधी को भी कहा कि आप बाहर ही रहिए, आप दिल्ली में तो बिल्कुल आना ही मत, मतलब महात्मा गांधी के एंट्री को दिल्ली में बैन कर दिया, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स थे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए। तो 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये चल रहा था। 10 अप्रैल को क्या होता है कि पुलिस के और वहां के जो सत्याग्रही थे, जो पीसफुली, बहुत ही शांति से, महात्मा गांधी ने कहा था ना आपको, मैंने बताया सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, तो वो बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अमृतसर में पुलिस ने क्या किया, 10 अप्रैल को वहां पे जो एक प्रोसेशन यानी कि एक जुलूस निकल रहा था, उसके ऊपर मीन्स गोलियां चलाई, उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और इस तरह से क्या किया कि दोनों के बीच में बहुत झड़प हो गई। तो वहां पर उस टाइम जो मार्शल यानी जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ समझ में आता है आपको, कि जब आप 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि धारा आर्टिकल 144 लग गया। तो यहां पर जनरल डायर जो थे उन्होंने वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया, और इस तरह से मीन्स ये जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था इसमें ये हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देखिए ये पिक्चर है ना, जनरल डायर, यहाँ पे जो जनरल डायर हैं वो ऑर्डर देते हैं, ठीक है, कि ब्रिटिश सोल्जर्स को अमृतसर पंजाब में कि आपने किसी को भी 4-5 लोगों को इकट्ठे नहीं होने देना है, आप लोगों को उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। तो इस तरह से ये हुआ। अब 13 अप्रैल डे आता है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि 13 अप्रैल जो है वो डे ऑफ बैसाखी होता है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है बैसाखी, जो पंजाब में मनाया जाता है। और इस दिन सब लोग, आसपास के जो लोग थे, अमृतसर आते हैं क्योंकि वहां पर गोल्डन टेम्पल है, ठीक, तो वहां पर वो लोग आते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा है, गांव से लोग आते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। तो वो तो सिर्फ एक, क्योंकि वहां पर मेला भी लगता है और उनका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, वो मनाने आते हैं, ठीक। तो क्या होता है, 13 अप्रैल को एक बहुत ही, जो हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट आप सब जानते ही हैं, और अगर आप अमृतसर गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए किस किस ने वो जलियांवाला बाग देखा है, सब लोग लिखिए और वहां क्या देखा है। तो बच्चों यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 है ना, 13 अप्रैल 1919 बहुत ही फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया उनको पता ही नहीं है कि कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है या हमें इकट्ठा नहीं होना है, वो लोग तो वैसे ही वहां पर आते हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ लोग जो थे वो वहां पर आए थे क्योंकि उनको पता था कि जो उनके लीडर हैं, है ना, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचले, वहां के लोकल लीडर, जो मैंने आपको बताया था 10 अप्रैल को उठा लिए जाते हैं, है ना, जिनको उठा लिया मतलब जेल में डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो आते हैं और वो जलियांवाला बाग जो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में ही एक गार्डन होता है, वहां पे कलेक्ट होते हैं, ठीक है। और उनका मोटिव यही था कि एनुअल बैसाखी फेयर, वहां मेला था, जो उनका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो वो वहां पर आते हैं, ठीक। तो वहां पर आउटसाइड, क्योंकि विलेजर्स जो थे वो सिटी के बाहर के थे, मैनी विलेजर्स बीइंग फ्रॉम आउटसाइड दे वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, उनको मार्शल लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पे देखिए जनरल डायर आता है, ये एक डिपिक्ट किया गया है, एक सीन डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से इनोसेंट पीपल के ऊपर क्या की जाती है, फायरिंग की जाती है, ठीक। तो डायर वहां पे एंटर होते हैं, वहां का एग्जिट, बाहर निकलने के रास्ते को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जितने भी बाहर निकलने के पॉइंट्स होते हैं, और ओपन फायर ऑन द क्राउड एंड किलिंग हंड्रेड्स ऑफ द पीपल। अब लोग जान पहचान, मैंने आपको बोला ना, अगर आप वहां गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा वहां पर आज भी गोलियों के निशान है, वहां पे एक वेल है, कुआं है, जिसमें लोग कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और वो एक पीसफुली प्रोसेशन ही कर रहे थे। और वो बेचारे, उन्हें ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर इकट्ठा नहीं होना है या ऐसा कोई कानून है, मार्शल लॉ पास हो चुका है, तो इन सब चीजों से वो सब अनअवेयर थे। तो ये एक फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो होता है वो होता है। और ऑब्वियस है कि जब ये इंसिडेंट होता है जिसमें मींस कई हजारों लोग जिनको मार दिया जाता है, ठीक है, तो जब इसकी न्यूज सब जगह, ये देखिए, तो इसकी न्यूज जब सब जगह फैलती है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्वियस है कि सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत गलत हुआ,
ठीक। और ब्रिटिशर्स जो हैं उनको जितनी भी उन्होंने फैसिलिटीज दी होती हैं इंडियंस को, उन्होंने कहा कि आपने हमारे इनोसेंट इंडियंस को, आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। तो इस तरह से जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट की न्यूज पूरे देश में फैलती है तो महात्मा गांधी को लगता है कि नहीं, अब तो हमें और बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उनको और ये चांस भी मिल जाता है महात्मा गांधी को। कैसे मिलता है? बिकॉज आपको मैंने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गई। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और उसके बाद उसमें विनर कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन विनर थे। ठीक, तो उसमें जो विनर थे उनमें से ब्रिटिशर्स भी थे। तो इन्होंने क्या किया, जो इनसे हारे थे एक्सिस पावर, ओके, तो वो एक्सिस पावर्स के ऊपर कुछ बहुत ही मींस कह सकते हैं ट्रीटी, बहुत सारी ऐसी ट्रीटी लगाई थी जिसकी वजह से ऑल ओवर जो मुस्लिम्स थे वो बहुत नाराज थे। तो उस टाइम इंडिया में भी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। ओके, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनके जो वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके वर्ल्ड के जो रिलीजियस लीडर होते हैं उन्हें कैलिफ बोला जाता है। ओके, खलीफा। तो वो जो खलीफा थे, ऐसा र्यूमर फैल गया कि उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा रहा है। तो महात्मा गांधी को लगा कि अब ये टाइम है कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें यूनाइट होना होगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है मुस्लिम्स जो थे इंडिया में, मींस वो एज अ यहाँ पर हिंदूज के साथ मिलकर, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन थी उन दोनों को साथ में मिलकर ही क्या करना था, एक मूवमेंट चलाना था। और महात्मा गांधी को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उनको एक करे, क्योंकि उनका जो इशू था जो मैंने आपको बताया खलीफा, तो वो इशू को महात्मा गांधी ने अपने इसी मूवमेंट के साथ मर्ज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के जो मूवमेंट थे यहाँ पर कि हिंदू और मुस्लिम्स को कैसे पास में लाया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स जब आए थे तो आपको पता है उन्होंने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। वो पॉलिसी कौन सी थी? डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी जिसमें फूट डालो और राज्य करो, तो उन्होंने 1905 में जब बंगाल का डिवीजन कर दिया था, ठीक है, तो बंगाल का डिवीजन करने का मकसद यही था हिंदू और मुस्लिम्स को बांटना। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को लगा, ये ऑलरेडी वो कर चुके थे 1905 में, ठीक है, जब बंगाल का डिवीजन हुआ था। और अब महात्मा गांधी को लगा कि हमें मूवमेंट जो है, यानी बड़ा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट के लिए किसमें यूनिटी होनी चाहिए? हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो उनको तरीका मिला था, क्या, कौन सा इशू, कौन सा उस टाइम चल रहा था? खिलाफत इशू। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था तो उसमें जो ऑटोमन एम्पायर था, टर्की, आपको याद आया बाल्कन स्टेट वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि बाल्कन जो थे, वापस से आप प्रीवियस चैप्टर में जाइए और याद कीजिए, मैंने आपको बताया था बाल्कन जो थे एक ग्रुप था, ठीक है, जिसपे ऑटोमन एम्पायर का रूल था और धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट हुए। तो ऑटोमन एम्पायर यानी कि जो एक बहुत ही बड़ा मुस्लिम साम्राज्य था ऑटोमन टर्की, ठीक है, तो यहाँ पर देयर वर र्यूमरस, वहां पे र्यूमर ये था कि हार्श ट्रीटी, उनके ऊपर एक बहुत ही गलत ट्रीटी इंपोज की है आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। खलीफा, खलीफा क्या होता है? द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में जितने भी इस्लाम धर्म को मानते हैं उनके हेड को क्या बोला जाता है? खलीफा बोला जाता है। तो उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इशू था वो पूरे, मैंने आपको बताया, वर्ल्ड में था। और महात्मा गांधी को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी क्योंकि यहां पर 1905 में वो हिंदू और मुस्लिम्स को अलग कर चुके थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने यहां पर जो ये दो भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई थी। ठीक है, और इनको सपोर्ट किया, इनको अपने साथ मिलाया और उन्होंने कहा कि हमें भी मतलब हमें डिफेंड करना है किसको? खलीफा की पावर्स को, जो उनको पावर्स मिली हुई है। तो एक खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई मार्च 1919 में। ठीक है, वो हो चुकी थी। और उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने उस खिलाफत कमेटी को सपोर्ट किया, है ना, सपोर्ट किया। ये सब होने के बाद, और ये जो टू ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, MCQ 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, हु फॉर्म द खिलाफत कमेटी? तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, ये दो थे जिन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई थी और गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया क्योंकि गांधी जी को लगने लगा था कि अब ब्रिटिशर्स का बहुत हो रहा है, हमें किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से निकालना है। तो यहां पर गांधी जी ने खिलाफत इशू को सपोर्ट किया। ठीक, और अब ऑब्वियस है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी बीच मार्च में खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई, अप्रैल में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया और जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद, है ना, जैसे जैसे उसकी न्यूज, क्योंकि उस टाइम देखिए सोशल मीडिया तो था नहीं कि एक पोस्ट डाला और सब जगह फैल गया, तो धीरे धीरे न्यूज स्प्रेड हुई पूरे देश में कि किस तरह से जनरल डायर ने इनोसेंट पीपल को किल कर दिया है। कहां पर? जलियांवाला बाग, अमृतसर में। तो वो जब न्यूज स्प्रेड हुई तो उस टाइम जैसे जैसे स्प्रेड होती गई, बहुत सारे लोग, है ना, सड़कों पर आ गए। किसके अगेंस्ट आ गए? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए। तो बहुत सारी स्ट्राइक्स होने लगी। ठीक है,
और पुलिस के साथ उनकी क्लैशेस होने लगे, उन्होंने अटैक किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। तो अब ऑब्वियस है कि ब्रिटिशर्स भी हाथ पर हाथ रखकर तो बैठने वाले थे ही नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, ब्रूटली, है ना, ब्रूटल रिप्रेशन किया। ठीक है, जो इंडियंस थे, भारतीय थे, उनको ह्यूमिलेट किया, इंसल्ट किया उनका, उन्होंने लोगों को डराया। उन्होंने सत्याग्रही, इसको देखिए क्या क्या किया ब्रिटिशर्स ने, उनको फोर्स किया टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, कि अपनी नाक जमीन पर रगड़ो। तो ये क्या है, ह्यूमिलेशन, इंसल्ट करना, सत्याग्रही की। ठीक है, उनको स्ट्रीट्स के ऊपर क्रॉल करने के लिए कहा गया, उनको सलाम करने के लिए कहा गया, टू ऑल साहेब। आपको पता है ब्रिटिशर्स अपने आप को साहेब मानते थे और इंडियंस को अपने सर्वेंट्स मानते थे। तो ये सब किसने किया, ये गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का मूवमेंट कुछ हो। ठीक, और पीपल जो थे वहां से भागने लगे। तो गुजरवाला जो अब पहले उस टाइम पंजाब में था, पाकिस्तान में है, उसके ऊपर बॉम्ब ड्रॉप किए गए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने देखा कि ये मूवमेंट तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वॉयलेंट हो रहा है। अब ऑब्वियस है, जब वो लोगों को लाठियों से मार रहे हैं, उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो लोग भी, भाई ऑब्वियस है ना कि लोग भी ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो बैठने वाले नहीं थे, वो भी उनको मारने लगे। और महात्मा गांधी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जो टेक्निक थी वो थी नॉन वायलेंस की मेथड था, वो चाहते थे हमें सत्य, है ना, कि हमें ये रियलाइज कराना ऑप्रेसर को कि वो गलत कर रहा है। तो महात्मा गांधी को जब लगा कि मूवमेंट बहुत वायलेंट हो रहा है, जो उन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह मूवमेंट किया था, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को, कौन से मूवमेंट को, जो सत्याग्रह मूवमेंट था, उसको बंद कर दिया। समझ में आया बच्चों? तो ये सब जो था ये हुआ। अब हम इसके बाद देखते हैं कि गांधी जी ने फिर नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया। अब 1919 में ये सब हो गया। गांधी जी ने इधर खिलाफत कमेटी को सपोर्ट किया, अली ब्रदर्स के साथ अपना हाथ मिलाया। अब गांधी जी को लगा कि हमें अब एक और ज्यादा, क्योंकि उनको लगा कि लोगों को अभी भी मेरा जो आइडिया है सत्याग्रह का वो समझ में नहीं आ रहा है ना, उनको अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं शायद, क्योंकि वो अभी भी वायलेंस कर रहे हैं। तो गांधी जी को लगा अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें नॉन वायलेंस, ठीक है, तो नॉन वायलेंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो गांधी जी ने अब प्रपोज किया क्या, कि नॉन कॉपरेशन। ठीक, नॉन कॉपरेशन एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट, जैसा बच्चों मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया में जो बेसिकली ये टू ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग। ठीक है, अब जलियांवाला बाग के बाद 1920 आता है। ठीक, तो 1920 में गांधी जी ने ये प्रपोज किया, क्या मूवमेंट होना चाहिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है, असहयोग करना, है ना, हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको हमें धीरे धीरे कर कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टेजेस में, ठीक है, स्टेजेस में हम करेंगे, एकदम से नहीं। सबसे पहले उन्होंने कहा लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज क्या होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा इसकी जो फर्स्ट स्टेज होगी, किसकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो सबसे पहले हमें टाइटल्स, सरेंडर ऑफ टाइटल्स। ठीक है, कौन से टाइटल्स, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो जो नाइटहुड, है ना, ये जो टाइटल था जो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था उनके लिटरेचर के लिए, उन्होंने वापस लौटा दिया। तो ब्रिटिशर्स जो भी अवार्ड देते थे उन सबको वापस लौटा दिया जाए। तो उन्होंने कहा इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जो गवर्नमेंट अवार्ड करती है। उसके अलावा सिविल सर्विसेज को बाइकॉट किया जाए। सिविल सर्विसेज मींस ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट की जो सर्विस थी, पब्लिक सर्विसेज, जैसे जो लोग इंडियन आर्मी में थे, है ना, इंडियन लोग जो ब्रिटिशर्स आर्मी में थे, ब्रिटिश पुलिस में थे, कोर्ट्स में थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में थे, ब्रिटिशर्स के स्कूल्स में थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स को। तो ये स्टेजेस बताइए कि सबसे पहले अपने टाइटल्स लौटाइए, फिर सिविल सर्विस का बाइकॉट कीजिए, और फिर सेकंड स्टेज ये हो गई सिविल सर्विस का बाइकॉट करना, और थर्ड फॉरेन गुड्स का बाइकॉट करना। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इसको स्टार्ट करने के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि मान लीजिए गवर्नमेंट, ऑब्वियस है कि ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठेंगे, तो हमें पूरी तरह से उनके कहे को नहीं मानना है। तो गांधी जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने शौकत अली और मोहम्मद अली, कौन थे शौकत अली और मोहम्मद अली, बताइए, अभी मैंने आपको बताया था जिन्होंने खिलाफत कमेटी फॉर्म की थी। ठीक, तो 1920 में समर में, यानी कि गर्मियों के दौरान, उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ एक्सटेंसिवली टूर किया, जगह जगह गए वो, वहां पर उन्होंने मीटिंग्स की, पब्लिक मीटिंग्स की, लोगों को समझाया कि नॉन कॉपरेशन है क्या,
ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन जो है ये है क्या, लोगों को समझ में आएगा, और लोगों को महात्मा गांधी का सत्याग्रह का आइडिया उन्होंने समझाया, टेक्निक समझाई, कौन सा मेथड यूज करना है, किस तरह से नॉन कॉपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि बस रात को सोए और सुबह उठकर बोला कि चलो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस तरह से गांधी जी ने अपना जो ये मूवमेंट था इसको धीरे धीरे कर कर अनफोल्ड किया। सबसे पहले उन्होंने लोगों को समझाया कि आपको किस तरह से नॉन कॉपरेशन करना है।